So hello, welcome back everyone to this another beautiful, wonderful सा video again. And in today's video, we're going to start with Professor H.L.A. Hart. अब प्रोफेसर H.L.A. हार्ट जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल बंदा है जिन्होंने ब्लॉग के बारे में बहुत कुछ बता के गए। मैं अगर आपकी इंस्टीट्यूट के मटेरियल को दिखाऊँ ना, एक सेकंड में आपको इंस्टीट्यूट का मटेरियल ज़रा दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ये वाला पोर्शन जो है ना हार्ट का है, सिर्फ इतना पोर्शन है हार्ट का। ये वाला पोर्शन, सिर्फ इतना पोर्शन है प्रोफेसर हार्ट का, ठीक है। तो प्रोफेसर हार्ट का सिर्फ इतना ही पोर्शन है। अब इतना पोर्शन अगर तुम पढ़ने जाओ तो तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको दिखाता हूं, देखो यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। प्रोफेसर H.L.A. हार्ट ब्रिटिश लीगल कौन थे? फिलोसोफर थे। लिस्टेड मेनी मीनिंग एसोसिएटेड विद द टर्म पॉजिटिविज्म। अब सीधा वो लोग पॉजिटिविज्म के बारे में बात करें, ठीक है। एज फॉलोज, लॉ आर कमांड, द एनालिसिस ऑफ लीगल कंसेप्ट इज वर्थ परस्यूइंग, डिस्टेंट फ्रॉम सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल इंक्वायरीज इनटू लॉ एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम क्रिटिकल इवैल्यूएशन। ये सारा चीज़ मैं अपने दिमाग से तो तुमको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन कोई भी स्टूडेंट अगर ये पढ़ने जाए तो उसको समझ में नहीं आएगा कि यार सर ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेसर H.L.A. हार्ट बोल रहे हैं कि पॉजिटिविज्म के बारे में बात करें, पॉजिटिविज्म का जो टर्म है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं प्रोफेसर हार्ट, और बताते बताते वो बता रहे हैं कि सर ये जो लॉ है ये एक कमांड है, लॉ एक प्रकार का कमांड है, और इसको अगर हम लोग एनालिसिस करने लगे तो ये वर्थ परस्यूइंग है। इसका मतलब क्या है सर? वर्थ परस्यूइंग मतलब हाँ, तो क्या है वर्थ परस्यूइंग? व्हाट इज द मीनिंग? मैंने जिंदगी में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, बहुत सारे कोर्सेज पढ़ाए, एंड सीए के कोर्सेज भी मैं पढ़ाता हूँ, सीएमए का कोर्सेज भी मैं पढ़ाता हूँ, एंड सीएस के कोर्स भी मैं पढ़ाता हूँ। अब सीएस का जो मटेरियल है, ठीक है, उसमें जो ड्राफ्टिंग करके रखे हैं ना, वो वाहियात ड्राफ्टिंग। वाहियात का मतलब समझ में आता है? वाहियात, बहुत ही बकवास, बहुत ज़्यादा बकवास सीएस का ड्राफ्टिंग होता है, मतलब मटेरियल का ड्राफ्टिंग इतना ज़्यादा बकवास। वो लोग दिमाग में सोचते कि मैं तो कभी कभार यार प्रेसिडेंट के साथ अगर मेरे को बात करने का मौका मिले, मैं उनसे पूछूंगा कि अगर मतलब आप लोग कोर्स किस हिसाब से बनाते हो? इस हिसाब से बनाते हो कि बच्चे टॉपिक्स को पढ़ के ना समझे, फिर वो इंटरनेट का मदद ले, ठीक है ना। नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी कोर्स अगर लॉन्च हो रहा है तो उसका मटेरियल इस प्रकार से ड्राफ्ट होना चाहिए कि कोई भी सेल्फ रीडिंग स्टूडेंट उसको समझ में आ जाए। अगर लॉ है, अगर लॉजिकल, अगर पकड़ लो आप, लॉजिकल बहुत सारे टर्म्स होते हैं, लॉ में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, लीगल टर्म्स होते हैं, उसको एक्सप्लेन करो पैराग्राफ में। उसको एक तुम ब्रैकेट दे दो, यहाँ पे ब्रैकेट दे के कम से कम एक्सप्लेन तो करो कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। तुम पढ़ा रहे हो स्टूडेंट को, ये मटेरियल किस लिए है? स्टूडेंट्स के लिए है। और अगर तुम इतना बकवास ड्राफ्ट करोगे तो स्टूडेंट पढ़ेगा कैसे, समझेगा कैसे? ठीक है। तो मेरा बहुत ज़्यादा खुन्नस है इंस्टीट्यूट के साथ ये सारा चीज़। भैया सीए का मटेरियल तुम पढ़ोगे, लगेगा तुमको कि वो इंटरैक्ट कर रहा है तुम्हारे साथ। तुम अगर सिर्फ फाउंडेशन के मटेरियल को उठाकर बैठोगे, तुमको लगेगा सीए का जो मटेरियल है तुम्हारे साथ इंटरैक्ट कर रहा है। भाई मेरे, समझ में आ रहा है? इंटरैक्ट कर रहा है, इतना बवाल होता है। बहुत मतलब मुझको बहुत पसंद है, ठीक है। सीएस का, सीएमए का वैसा ही हाल है सीएस जैसा, लेकिन सीएस का तो मतलब मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स कराता हूँ सीएस में, इसलिए मैं सीएस का ज़्यादा जोर दे रहा हूँ यहाँ पे कि बहुत ही बकवास। तो प्रोफेसर H.L.A. हार्ट का जो ड्राफ्टिंग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम पढ़ोगे को कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ पढ़ने नहीं पढ़ने वाला तुमको, ठीक है। और मेरा ड्यूटी है कि तुमको समझाऊँ अच्छे से चीज़ों को। मैं शॉर्टकट नहीं अपनाता, मैं प्रॉपर तरीके से तुमको समझाता हूँ। अब ये यहाँ पे देखो, प्रोफेसर H.L.A. हार्ट का जो मैंने ड्राफ्टिंग किया है वो इंस्टीट्यूट के मटेरियल के हिसाब से ही मैंने ड्राफ्टिंग किया है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तुमको पढ़ना है, अब तुम पढ़ोगे। मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, लॉ आर कमांड, इसका मतलब क्या होता है, लेकिन ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि तुम एग्जामिनेशन में ज़्यादा पढ़ के नहीं जाओगे। लेकिन इसको समझना भी तो है, समझेंगे सबसे पहले तो मैं और एक मटेरियल तुमको प्रोवाइड करूँगा जिससे तुमको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए, जिससे तुमको प्रोफेसर H.L.A. हार्ट कौन है, ये क्यों क्या बताने की कोशिश कर रहे, ये समझ में आ जाए कम से कम। वो पढ़ने के बाद तुमको यहाँ पे आना है, फिर एग्जामिनेशन पर्पस के लिए तुमको सिर्फ यही पढ़ के जाना है। लेकिन तुम समझो तो सबसे पहले कि ये टॉपिक है क्या। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? टेल मी यस और नो। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से करेंगे। अब देखो अच्छे से समझना है। ओके, स्टार्ट करें हम लोग। प्रोफेसर H.L.A. हार्ट लीगल पॉजिटिविज्म, ठीक है, उसको हमने एक्सप्लेन किया। अब लीगल पॉजिटिविज्म है क्या, सबसे पहले वो समझो।
अच्छा, प्रोफेसर एच एल ए हार्ट कौन है? ये एक इंग्लिश लीगल फिलोसोफर है। क्या बताओ? इंग्लिश लीगल फिलोसोफर है। ठीक है, इतना याद रखो। अच्छा, लीगल पॉजिटिविज्म का मतलब क्या होता है सर? लीगल पॉजिटिविज्म इज अ स्कूल ऑफ थॉट। ये स्कूल ऑफ थॉट है इन द फिलॉसफी ऑफ लॉ। और लीगल पॉजिटिविज्म का एक्चुअल मीनिंग होता है, ये सेपरेट कर देता है लॉ एंड मोरालिटी को। इस बात का ध्यान रखना, लॉ एंड मोरालिटी को सेपरेट कर देते। इसका मतलब क्या होता है सर? लॉ एंड मोरालिटी मतलब, लॉ एंड मोरालिटी कहते कि ये दोनों अलग चीज है। कहता कि लॉ जो है उसके साथ मोरालिटी नहीं जा सकता, मॉरल्स नहीं जा सकते, मॉरल वैल्यूज जो कहते हैं, मोरालिटी नहीं जा सकता। ठीक है, ये कहता है प्रोफेसर एच एल ए हार्ट। इसको और एक्सप्लेन किया गया है, टेंशन ना लो। देखो, प्रोफेसर एच एल ए हार्ट कहता है कि लॉ आर कमांड। ठीक है, अब समझो, हार्ट एक्नॉलेज करता है दैट लॉ कैन बी अंडरस्टूड एज कमांड्स इशूड बाय अ सॉवरेन ऑथोरिटी। ये हार्ट भी कहता है। हार्ट क्या कहता है? कि सॉवरेन ऑथोरिटी है, सुप्रीम एक लीडर है जो क्या देता है? कमांड। जो क्या देता है? कमांड। ही एक्नॉलेज दैट काइंड ऑफ लॉ। ठीक है, उसको एक्नॉलेज करता है कौन? बताओ, हमारा हार्ट भैया। हार्ट एक्नॉलेजेस दैट लॉ कैन बी अंडरस्टूड एज कमांड इशूड बाय सॉवरेन ऑथोरिटी। सॉवरेन ऑथोरिटी मतलब अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन विद पावर टू एनफोर्स रूल्स। मैंने और भी ब्रैकेट में बहुत अच्छे से लिख के रखा है, सो दैट तुम लोग जब घर में बैठ के सेल्फ रीड करोगे ना, तुमको टेंशन नहीं होगा कि इसका मतलब क्या होता है। फिर देखो, दिस आइडिया ट्रेसेस बैक टू अर्लियर लीगल पॉजिटिविस्ट लाइक जॉन ऑस्टिन। वो भी तो एक पॉजिटिविस्ट था, जॉन ऑस्टिन, लीगल थ्योरी ऑफ लॉ। क्या तुमको याद आ रहा है? जॉन ऑस्टिन क्या कहता है? ऑस्टिन कहता था कि भैया कोई एक सॉवरेन होगा, सुप्रीम लीडर होगा, जो क्या देगा? कमांड देगा। और कमांड के पीछे उसको फॉलो करवाने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? सैंक्शंस लगाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये सुप्रीम लीडर और कमांड का जो थ्योरी है वो ऑस्टिन भी कहता है। ऑस्टिन भी सेम जो है यही बात करता है। द आइडिया ट्रेसेस बैक टू अर्लियर लीगल पॉजिटिविस्ट लाइक जॉन ऑस्टिन हु व्यूड लॉ एज कमांड ऑफ ए सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शंस। याद आ रहा है? हाँ। हाउएवर, हार्ट ने इसको इतना ज़्यादा सिंपलिस्टिक व्यू में नहीं लिया। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा सिंपलिस्टिक व्यू में नहीं लिया। उसने आर्ग्यू किया दैट नॉट ऑल लॉज आर कमांड। उसने बताया कि सारे लॉज जो है ना वो कमांड तो नहीं है। सारे लॉज जो है वो कमांड तो नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाओ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुमको समझाता हूँ कि पकड़ लो, गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया। ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया तो एक प्रकार का कमांड है, तुमको फॉलो करना होगा। चलो ठीक है, पकड़ लो, एक आदमी ये, एक आदमी वो, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्या दोनों के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशंस है कि नहीं? बताओ ये। क्या दोनों के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशंस है कि नहीं? बताओ, लीगल ड्यूटी है कि नहीं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना है? क्योंकि दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर दिया, राइट? तो दोनों के ऊपर क्या है? लीगल ऑब्लिगेशंस है। तो इनको क्या फॉलो करना है? उनको फॉलो करना है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक प्रकार का उनके बीच में एक लॉ है, राइट? तो ये कॉन्ट्रैक्ट उनको फॉलो करना है। लेकिन क्या इस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ये बंदा इस बंदे को क्या वो कमांड दे रहा है? नहीं, ये कमांड तो नहीं है। ये कमांड तो नहीं है। दो इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। दोनों को फॉलो करना है उस कॉन्ट्रैक्ट को। लॉ भी फॉलो होता है और कॉन्ट्रैक्ट भी फॉलो करना है। लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट कमांड है क्या? नहीं। तो इसलिए हार्ट ने क्रिटिसाइज किया, बोला कि भैया सारे लॉज कमांड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लॉज दैट ग्रांट राइट्स एंड पावर्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड विल्स। समझ में आ रहा है? ये क्या करते हैं बताओ ना? ये राइट देता है तुमको, पावर देता है तुमको, लेकिन ये कमांड तो नहीं है। डू नॉट फिट नियरली इन टू द कमांड मॉडल। क्या फिट नहीं होता? यही चीज कि सारे लॉज जो है वो कमांड नहीं है। ठीक है, और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड विल, तो ये सारे जो है ना ये कमांड वाले मॉडल पे फिट नहीं होता। जो हमारे ऑस्टिन भैया कहते थे, कमांड वाला। ऑस्टिन तो कहता भैया सारे लॉज कमांड है, कमांड के पीछे है, तुम्हारा सैंक्शन लगा के दिए है, कमांड नहीं फॉलो करेंगे तो सैंक्शन लगा देंगे, तुमको जो है तुमको फॉलो करना ही होगा, तुमको करवाएंगे हम। ठीक है, लेकिन करना तो तुमको कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। तुम्हारा हार्ट भैया कहते हैं कि करना तो तुमको कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी तुमको फॉलो करना है, लेकिन वो कमांड तो नहीं है भाई मेरे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? क्लियर है? इतना क्लियर है? अब सुनो,
हार्ट इंट्रोड्यूस किया द आइडिया ऑफ प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स. प्राइमरी रूल्स में उसने बताया इम्पोजेस ऑब्लिगेशन, रूल्स दैट इम्पोजेस ऑब्लिगेशंस, एंड सेकेंडरी रूल्स, रूल्स अबाउट हाउ टू चेंज, इंटरप्रेट एंड इन्फोर्स दोज प्राइमरी रूल्स. ठीक है, प्राइमरी रूल एंड सेकेंडरी रूल बताया हार्ट ने. क्या बताया बताओ फटाफट. दो रूल बताए हार्ट ने. हार्ट ने बताया एक है प्राइमरी रूल, दूसरा है सेकेंडरी रूल. प्राइमरी रूल में तुम्हारे सारे क्या है बताओ ना, रूल्स है, रूल्स है. ठीक है, जिसके ऊपर तुम्हारा ऑब्लिगेशन होगा. राइट, रूल्स फॉलो करना है, ये तुम्हारा ऑब्लिगेशन है कि तुम रूल्स फॉलो करोगे. यू हैव टू बी ऑब्लाइज्ड टुवर्ड्स द रूल्स. अंडरस्टूड. अब नेक्स्ट सेकेंडरी रूल कहता है कि, सेकेंडरी रूल क्या कहता है, रूल्स अबाउट हाउ टू चेंज, इंटरप्रेट एंड इन्फोर्स. क्या, ये प्राइमरी वाला रूल. ठीक है, टू प्रोवाइड ए मोर न्यूएंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ. ठीक है, तो दो प्रकार के रूल्स एक्सप्लेन किए, प्राइमरी रूल एंड सेकेंडरी रूल. प्राइमरी रूल मतलब कि तुमको रूल्स फॉलो करवाएंगे, इम्पोज करेंगे, तुम्हारे ऊपर ऑब्लिगेशंस डालेंगे. और सेकेंडरी रूल मतलब कि उसी को कैसे चेंज करना है, इंटरप्रेट करना है, इन्फोर्स करना है, सो दैट तुम प्राइमरी रूल्स को फॉलो कर पाओ. ठीक है, ये चीज़ जो है तुम्हारा HLA हार्ट भैया कहते हैं. ठीक है, इतना तुम याद रखो. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट. ठीक है, द एनालिसिस ऑफ लीगल कंसेप्ट्स. वो जो वर्थ परसुइंग मैंने दिखाया था तुमको इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, उसका मतलब क्या होता है कि वर्थ परसुइंग. अब सिर्फ मैं तुमको इतना बता दूं कि वर्थ परसुइंग है तो तुम क्या समझोगे, वही मैंने यहाँ पे लिख के रखा है. देखो, हार्ट बिलीव दैट अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉ रिक्वायर्स अ केयरफुल एनालिसिस. तो तुम कोई भी चीज़ जब परस्यू करते हो तब तुम क्या करते हो, केयरफुली एनालाइज करते हो. राइट, केयरफुली एनालाइज करते हो क्या, लीगल कंसेप्ट such as rights, obligations and rules. This analytical approach is central to the legal philosophy. तो हार्ट भैया क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि देखो, तुमको अगर लॉ का नेचर समझना है तो तुमको बहुत केयरफुली जो है लीगल कंसेप्ट्स को एनालिसिस करना है, लीगल कंसेप्ट्स को एनालिसिस करना है. जैसे कि राइट्स, ऑब्लिगेशंस, रूल्स, इनको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है. समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है. देखो, हार्ट बिलीव दैट अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉ रिक्वायर्स क्या, अ केयरफुल एनालिसिस ऑफ लीगल कंसेप्ट सच एज राइट्स, ऑब्लिगेशंस एंड रूल्स. अब ये जो एनालिटिकल, मतलब ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, इसको हम लोग कह रहे हैं एनालिटिकल अप्रोच. राइट, तो ये जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ यही एक सेंट्रल गोल है, या फिर सेंट्रल है टू लीगल फिलॉसफी. लीगल फिलॉसफी अगर तुम परस्यू करोगे तो यही तुम्हारा सेंटर बनेगा कि तुमको रूल्स, ऑब्लिगेशंस, राइट्स, इसको बहुत अच्छे से क्या करना है बताओ, अंडरस्टैंड करना है, एनालिसिस करना है. ठीक है, फिर हार्ट भैया और एक चीज़ कहते हैं, वो डिस्टिंक्ट है फ्रॉम सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल इंक्वायरीज इनटू लॉ. जैसे कि हार्ट भैया कहते हैं कि आर्ग्यू दैट लीगल फिलॉसफी, जो हम लोग लीगल फिलॉसफी के बारे में बात कर रहे हैं, शुड फोकस ऑन कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ लॉ, शुड फोकस ऑन कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ लॉ rather than what, studying how law operates in society. सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट को उसने हटा दिया. किसने, हार्ट ने. बोले कि सोसाइटी को पढ़ना, सोसाइटी को रीड करना, वो मैं नहीं मानता. ठीक है, ये कौन कहता है, हार्ट. ठीक है, वो कह रहा है कि तुमको फोकस करना है कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ लॉ रेदर देन स्टडिंग हाउ लॉ ऑपरेट्स इन सोसाइटी. सोशियोलॉजी ऑफ लॉ मतलब वही है ब्रैकेट में, और हाउ इट हैज़ इवॉल्व्ड ओवर टाइम, या फिर हिस्ट्री को भी तुमको पढ़ना नहीं है कि कैसे लॉ इवॉल्व हुआ है वगैरह वगैरह. तुमको स्ट्रक्चरली, कंसेप्चुअली स्ट्रक्चर बनाना है लॉ का, उसको उस हिसाब से पढ़ना है. दीज आर सेपरेट फील्ड्स ऑफ स्टडी, ये अलग अलग फील्ड्स है. अंडरस्टूड. तो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि डिस्टिंक्ट है. क्या डिस्टिंक्ट है, फ्रॉम सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल इंक्वायरीज इनटू लॉ. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, डिस्टिंक्ट फ्रॉम क्रिटिकल इवैल्यूएशन. हार्ट एम्फेसिस किया कि एनालाइजिंग व्हाट द लॉ इज, ठीक है, इज डिफरेंट फ्रॉम इवैल्यूएटिंग व्हाट द लॉ ऑट टू बी. अब समझो इस चीज को, एक का मतलब होता है लॉ इज, व्हाट द लॉ इज, और दूसरे का मतलब होता है व्हाट द लॉ शुड ऑट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए. ठीक है, लॉ ऑट टू बी मतलब क्या होना चाहिए था.
अब अगर तुम बोलोगे क्या होना चाहिए था, इसमें मॉरलिटी आ जाता है, मोरालिटी आ जाता है यहाँ पे। तो लॉ को तुम इस चीज़ से दूर रखो, इन दोनों, ये दोनों अलग है कि लॉ एक्चुअली में क्या है और लॉ होना क्या चाहिए था, मतलब मोराली। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखो मॉरली, ठीक है, समझ में आ रहा है कि मॉरली क्या होना चाहिए था, वो मत सोचो, उसको डिफरेंट मतलब डिफरेंस बनाओ दोनों में, ठीक है, कि लॉ क्या है एंड लॉ क्या होना चाहिए, ये दोनों अलग चीज़ है, ठीक है, ये दोनों अलग चीज़ है। तो फिर से पढ़ो, हार्ट एम्फेसिस किया दैट एनालाइजिंग व्हाट द लॉ इज डिफरेंट, कि लॉ क्या है, लॉ क्या है इसको एनालाइज करना अलग है फ्रॉम एक्चुअली लॉ क्या होना चाहिए उस चीज़ से, ठीक है। सुनो, मैं फिर से बता रहा हूँ, टेंशन ना लो, ये तुमको लग रहा होगा बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। अब तुम्हारा देखो, तुम तो वैसे भी एलएलबी नहीं कर रहे हो, यहाँ पे छोटा मोटा कुछ लॉ के बारे में बता रखा है जो तुमको समझना है सिर्फ, ठीक है। इनके बारे में कंसेप्ट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ में कंसेप्ट्स होते हैं, तब जाके तुमको बहुत अच्छे से समझना होता है। लेकिन इंस्टीट्यूट ने पता नहीं क्या, मतलब उनके मन में क्या चल रहा है, उन्होंने थोड़ा थोड़ा घुसा दिया। अब थोड़े थोड़े को समझने के लिए तुमको पूरा कंसेप्ट तो समझना होता है, लेकिन पूरा कंसेप्ट तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, तो थोड़ा थोड़ा समझो। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि देखो दो चीज़ है, एक है कि लॉ क्या होता है और दूसरा कि लॉ क्या होना चाहिए, दोनों अलग है। सिर्फ यही बता रहा है। कौन बता रहा है बताओ? हमारे हार्ट भैया, ठीक है। नेक्स्ट है, मॉरल जजमेंट्स कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड और डिफेंडेड बाय रैशनल आर्ग्यूमेंट्स। देखो हार्ट भैया कहते कि मॉरल जजमेंट ये तुम कभी भी, ठीक है, कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड और डिफेंडेड बाय रैशनल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अगर तुम रैशनल होने की कोशिश करोगे ना तो मॉरली जो है वहाँ पे बैलेंस नहीं बैठेगा, ठीक है। अब देखो हार्ट भैया का भी तो कुछ क्रिटिसिज्म निकलेगा। हार्ट भैया क्या कह रहे कि जब जजमेंट सुनाओगे ना, तो अगर तुम मोरालिटी के ऊपर कोई जजमेंट सुना रहे हो तो भैया मैं ऐसा तर्क दूंगा, मैं ऐसा रैशनल आर्ग्यूमेंट दूंगा कि तुम इसको प्रूव ही नहीं कर पाओगे, तुम्हारे मोरालिटी को स्टैब्लिश नहीं कर पाओगे। मॉरल जजमेंट्स कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड और डिफेंडेड, तुम डिफेंड ही नहीं कर पाओगे अपनी मोरालिटी को अगर मैंने रैशनल आर्ग्यूमेंट्स देना चालू कर दिया। इसका मतलब समझाओ सर, मैं तुमको एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, ठीक है। तुम लोगों ने ये स्टोरी तो सुना ही होगा कि मेरे को एग्जैक्टली नाम वगैरह पता नहीं है, लेकिन स्टोरी तुमने सुना होगा कि एक महिला थी, उसकी एक 6 साल की या फिर उससे कम उम्र की बेटी थी। इस बेटे के साथ एक राक्षस ने बहुत गलत किया, ठीक है, बहुत गलत किया। अब इसके चलते ये लड़की, बच्ची जो है वो मर गई, ठीक है, डेथ, ठीक है। अब इसको कस्टडी में लेकर गए, ठीक है, इसको कस्टडी में लेकर गए, लेकिन माँ तो माँ होती है। इनमें था फायर, इन्होंने स्मगल किया एक छोटा सा रिवॉल्वर, बंदूक, ठीक है, कोर्ट में, और कोर्ट में जज के सामने इसको उड़ा दिया, ठीक है। मम्मी ने जो कल्प्रिट था उसको उड़ा दिया, जो अक्यूज था उसको उड़ा दिया, मार डाला जज के सामने। अब एक चीज समझो, मैं दो तुम्हारे ऊपर तर्क रखूंगा। अगर तुम आईपीसी के हिसाब से भी सोचोगे, इंडियन पेनल कोड पेनल्टी वगैरह जो लगता है उसके हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो नियम बहुत सारे हैं, सब एक्सप्लेन नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल लॉ के हिसाब से अगर तुमने किसी का मर्डर किया तो तुमको हो सकता है कैपिटल पनिशमेंट हो सकता है। अब क्रूएलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि तुमने कितनी क्रूएलिटी से तुमने उसको मारा होगा। या तो तुमको कैपिटल पनिशमेंट मिल सकता है, या तो तुम्हें उम्र भर का इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है, इम्प्रिजनमेंट टिल दैट, या फिर तुमको 100 साल का इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है। इस प्रकार से जो है ना नियम बना के रखे हैं। अगर तुमने किसी का जान लिया तो तुमको बहुत सीवियर पनिशमेंट, जान लेना सबसे टॉप वाला पनिशमेंट तुमको मिलने वाला है। ये समझ में आ रहा है? अब मोरालिटी कहता है कि भैया इन्होंने जो इस राक्षस को मारा, ये किस लिए मारा? क्योंकि शी वॉज हर्ट। अब अगर इनको मैं कैपिटल पनिशमेंट दे दूं, क्या ये सही रहेगा? मॉरली सही रहेगा क्या? मॉरली सही रहेगा? आंसर है नहीं, मॉरली सही नहीं है। तो अगर जज ने पकड़ लो, जजमेंट दिया कि इनको सिर्फ 7 ईयर्स के लिए इम्प्रिजनमेंट होगा, ठीक है, इस महिला को, ठीक है, 7 ईयर्स के लिए इम्प्रिजनमेंट होंगे। अब
मोरालिटी के हिसाब से 7 साल। लेकिन मैं एज अ वकील, ठीक है, मैं पकड़ लो डिफेंडेंट हूँ, मतलब मैं ये जो अक्यूज था जिसको मार डाला उसका अगर मैं लॉयर हूँ, तो क्या मैं जज से तर्क कर सकता हूँ? मैं रैशनल आर्ग्यूमेंट ला सकता हूँ कि नहीं, आईपीसी के अंदर आपको इस महिला को या तो कैपिटल पनिशमेंट दे दो, या तो लाइफ इन इम्प्रिजनमेंट दे दो, फुल लाइफ इन इम्प्रिजनमेंट, या तो तुम 100 साल का सज़ा दे दो या फिर 80 साल का सज़ा दे दो, लेकिन बहुत कठोर से कठोर सज़ा होना चाहिए, ये आईपीसी में लिखा है तो आपको देना होगा। तो मैंने अगर रैशनल आर्ग्यूमेंट चालू कर दिया, तो क्या जज अपना अपना विदाउट मॉरलिटी, क्या उसका जो मॉरली जो 7 साल के लिए वो उसको भेज रहा है, क्या उसको डिफेंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि लिखा है लॉ में, क्या लिखा है लॉ में, जो लिखा है जज को वो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। तो जजमेंट सिर्फ इस बात पे नहीं होता कि लॉ में क्या लिखा है, जजमेंट इस बात से भी होता है कि मॉरली क्या करेक्ट है। दोनों में बैलेंस बना के चलना बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक जज के लिए। समझ में आ रहा है? तो हार्ड भैया क्या कह रहे हैं यहाँ पे? हार्ड भैया कह रहे हैं कि भैया हम अगर रैशनल जजमेंट लाएंगे तो तुम्हारा मोरालिटी स्टैंड ही नहीं कर पाएगा, तुम डिफेंड ही नहीं कर पाओगे अपनी मोरालिटी को। समझ में आ रहा है? तो ये है चीज। हार्ट मेंटेन्ड द मॉरल जजमेंट्स आर सब्जेक्टिव एंड कैनॉट बी प्रूवन और जस्टिफाइड थ्रू रैशनल आर्ग्यूमेंट, इविडेंसेस और लॉजिकल प्रूफ। मैं अगर इविडेंस लाऊं, लॉजिकल प्रूफ लाऊं, रैशनल आर्ग्यूमेंट करूं, तो तुम्हारे मोरालिटी के चक्कर में जो तुम जजमेंट सुनाने के बारे में सोच रहे हो वो तुम प्रूव ही नहीं कर पाओगे। ठीक है? इन द सेम वे दैट लीगल रूल्स कैन, फॉर एग्जाम्पल, while we can objectively determine that law says about a particular issue, we cannot objectively prove whether a law is morally right or wrong. तो सिंपल बात यह कि लॉ मॉरली राइट है या फिर रॉन्ग है, ये हम लोग सीधा प्रूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है? दिस रिफ्लेक्ट्स हार्ट्स बिलीफ इन द सेपरेशन ऑफ लॉ एंड मोरालिटी। तो ये सिंपल चीज ये बताता है कि हार्ट जो बंदा है वो लॉ को और मोरालिटी को अलग रखता है, सेपरेट कर देता है। लॉ अलग है, मोरालिटी अलग है, दोनों एक साथ नहीं जा सकता। ठीक है? ये कौन कहता है भाई? ये हमारे हार्ड भैया कह रहे हैं। ठीक है? उसके बाद देखो, द लॉ एज इट शुड बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम द लॉ दैट ऑट टू बी, जो मैंने तुमको पहले भी बताया। ठीक है? द लॉ अलग है और जो होना चाहिए ऑट टू बी वो अलग है। This is the core principle of legal positivism. Hart insisted on distinguished between positive law and moral ideas. क्योंकि ought to be का मतलब क्या होता है? क्या होना चाहिए, मतलब वो तो मॉरली हो गया ना, वो तो तुम मॉरली सोचोगे तो तब तुमको लगे अच्छा ये होना चाहिए। तो सबका अलग अलग व्यू हो ही सकता है, राइट? तुम्हारा अलग व्यू हो सकता है। अब तुम मॉरली सोचोगे यार पाकिस्तान ने जो अटैक किया था हमारे इंडियन आर्मी के ऊपर, हमको तो उनको, पूरे देश को, सारे नागरिक को जला देना चाहिए जिंदा। ये तुमको लग रहा होगा मॉरली राइट, किसी दूसरे इंसान को मॉरली वो रॉन्ग भी लग सकता है। इसलिए लॉ को अलग रखो, मॉरल आइडियाज से अलग रखो। तो लॉ क्या होना चाहिए था? तो तुम जो सोचते हो कि यार जिंदा जला देना चाहिए था पाकिस्तान के सारे नागरिकों को, तो ये तुम सोच रहे हो कि लॉ ऐसा होना चाहिए था। और लॉ है क्या? लॉ तो अलग है। लॉ तो ऐसा नहीं कि तुम सीधा किसी कंट्री को मार डालोगे, पूरे सारी जनता को, उसमें जितने भी सिविलियंस है सबको मार डालोगे, ऐसा तो लॉ है नहीं। तो द लॉ एज इट शुड बी केप्ट सेपरेट। इसको सेपरेट रखो भाई, लॉ फ्रॉम द लॉ एंड मतलब दो, जो एक्चुअल में लॉ है और जो होना चाहिए तुम सोच रहे हो, मॉरली सोच रहे हो। पॉजिटिव लॉ, द लॉ एज इट एक्चुअली एग्जिस्ट, क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, ऑथोरिटीज एंड इन्फोर्स्ड बाय इंस्टीट्यूशंस। मतलब जो एक्चुअल में लॉ है उसके बारे में बात करें यहाँ पे। मॉरल आइडियाज मतलब द लॉ एज इट ऑट टू बी बेस्ड ऑन इथिकल और मॉरल प्रिंसिपल्स। इथिकली मॉरली क्या होना चाहिए, इन दोनों को अलग करो। ठीक है? हार्ट ने आर्ग्यू किया दैट कन्फ्लेटिंग द टू लीड्स टू कन्फ्यूजन। दोनों को एक साथ मिला दोगे तो कन्फ्यूजन होगा। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट बिकॉज अ लॉ इज मॉरली अनजस्ट डज नॉट मीन इट सीजेस टू बी अ वैलिड लॉ। अब मैं तुमको समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। देखो, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट बिकॉज लॉ इज मॉरली अनजस्ट, जस्ट बिकॉज मॉरली कोई लॉ अनजस्ट है, अनजस्ट मतलब नॉट राइट, ठीक है, इनजस्टिस कह सकते हो, करेक्ट नहीं है, ठीक है,
समझ में आ रहा है? अनजस्ट मतलब इनजस्टिस है, ठीक है। मॉरली तुम्हारे मॉरल्स के हिसाब से, मॉरल तो सबका अलग अलग हो सकता है ना, तो तुम्हारे मॉरल के हिसाब से शायद ये लॉ अनजस्ट है, लेकिन क्या तुम्हारे मॉरल के वजह से क्या ये लॉ सीज कर देगा वैलिड होने से? सीज मतलब रुक जाएगा। ये लॉ क्या रुक जाएगा वैलिड होने से? क्या ये सीज कर जाएगा वैलिड होने से? नहीं, ये हमेशा से वैलिड था और वैलिड रहेगा, चाहे तुम्हारे मॉरलिटी कुछ भी हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो यही है बात। अ मॉरली गुड रूल इज नॉट ऑटोमेटिकली पार्ट ऑफ द लीगल सिस्टम अनलेस इट्स फॉर्मली इनेक्टेड। तो मॉरली कोई गुड रूल अगर है, अगर तुम सोच रहे हो कि मॉरली ये होना चाहिए, तो वो शायद तुम्हारे दिमाग में ही है। वो जब तक कि ना लीगली इसको फॉर्मुलेट कर दे हम लोग, कहाँ पे, हमारे लीगल सिस्टम में, तब तक तो वो कुछ नहीं है, तब तो सिर्फ मॉरली है वो। समझ में आ रहा है? जब तक कि ना वो लीगली हम लोग लिख दे कि हाँ पाकिस्तान ने अगर अटैक किया तो जिंदा जला देंगे सारे पब्लिक को बाहर, तो वो जब तक कि ना हम लोग रूल बना दे तब तक तो ये सिर्फ ख्वाब है जो तुम देख रहे हो, सिर्फ तुम्हारे सपनों में तुम बैठे हो, राइट। तो यही है, मोरालिटी को डिफर करता है हमारा हार्ड भैया। अब देखो समरी देखेंगे एक बार फटाफट, यहाँ पे समरी को समझो। हार्ट लीगल पॉजिटिविज्म इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग लॉ एज ह्यूमन मेड सिस्टम ऑफ रूल्स that can be analyzed objectively without mixing it with moral or sociological considerations. उसने एम्फेसिस किया कि उसने जोर डाला the importance of conceptual clarity in understanding legal system. The separation of law and morality, meaning that the validity of a law does not depend upon its moral content. Morality के ऊपर डिपेंड नहीं करता वैलिड होने पे। लॉ जो है वो वैलिड है कि नहीं, ये चीज़ मोरालिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। फिर देखो द रोल ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इज अप्लाइंग लीगल रूल्स while acknowledging that judges may sometime need to use discretion in unclear cases. कुछ कभी कभार अगर केसेस जो है वो अनक्लियर है तो अपने खुद के डिस्क्रिशन से जो है जज अपना जजमेंट दे सकता है। हार्ट वर्क्स रिमेन अ कॉर्नरस्टोन ऑफ लीगल फिलॉसफी। तो ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हार्ट भैया जो है यही कह रहा है, ठीक है। इसका जो रिसर्च है, हार्ट ने जो भी अपना लीगल फिलॉसफी दिया, ये एक प्रकार का कॉर्नरस्टोन बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है इन अंडरस्टैंडिंग लॉ, ठीक है। ये समझ में आ चुका है सर, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, ये प्रोफेसर हार्ट का हो चुका है। अब मैं तुमको दिखाऊंगा एक चीज़, ये प्रोफेसर HLA हार्ट। तो तुम जो एग्जामिनेशन के लिए पढ़ोगे ना, वो सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ठीक है। यही एग्जामिनेशन में लिख देना है, ठीक है, जो तुम्हारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में है। वर्थ परसुइंग, डिस्टेंट फ्रॉम सोशियोलॉजिकल हिस्टोरिकल स्टडीज, सेपरेट फ्रॉम मॉरल एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन। अब ये इसमें लिखना क्या है ये तो तुमको याद ही हो, क्योंकि तुम यहाँ से पढ़ लोगे, यहाँ से तुम पढ़ लोगे, ठीक है। वर्थ परसुइंग क्या है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल इंक्वायरीज क्या है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम क्रिटिकल इवैल्यूएशन क्या है, ये सारा तुम यहीं से कर सकते हो, राइट। तो समझ में आ रहा है, साइड बाय साइड करना है, एक बार वहाँ से पढ़ लेना है फिर यहाँ से कर लेना है, ठीक है। एग्जामिनेशन में फाइनल रिवीजन यही देना है, सो दैट तुम सिर्फ टॉपिक याद रखो और इतना लिखने से तुमको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हैंस केल्सन के बारे में। हैंस केल्सन जो है भैया बहुत बवाल। हैंस केल्सन प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के बारे में बात करता है। किसके बारे में? प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के बारे में बात करते हैं। कौन भैया? हैंस केल्सन भैया। अब एक चीज़ समझना, ये सेम चीज़ जो है तुमको यहाँ पे ज़्यादा समझने में मदद नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्सप्लेन्ड नहीं है आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, ये एक्सप्लेन्ड नहीं है। तो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, आपको दिखा देता हूँ, टेंशन ना लो। ये है केल्सन भैया का प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। इसको समझेंगे यहाँ से समझने के बाद फिर तुम वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। ये मैंने बहुत बारीकी से मैंने लिखा है, सो दैट तुमको कोई दिक्कत ना हो। हैंस केल्सन एम्ड टू क्रिएट अ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। भैया ने बताया कि हम लोग क्रिएट करेंगे प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या होता है सर? मीनिंग ही वॉन्टेड टू स्टडी लॉ इन इट्स मोस्ट ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक फॉर्म। कि लॉ जो है उसको हम लोग प्योर कर देंगे, हम लोग जितने भी अटैच्ड चीज़ें हैं ना उसको दूर भगाएंगे, हम लोग सिर्फ उसको ऑब्जेक्टिवली साइंटिफिकली पढ़ने की कोशिश करेंगे, साइंटिफिकली समझने की कोशिश करेंगे लॉ को, ठीक है।
फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, नेगेटिविटी या फिर एक्सटर्नल जो तुम्हारे चीज़ें हैं उसको हम लोग दूर कर देंगे, जैसे कि मोरालिटी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, इनको दूर करेंगे। हम लोग लॉ सिर्फ लॉ समझेंगे, साइंस के हिसाब से समझेंगे, साइंटिफिक फॉर्म में समझेंगे लॉ क्या है, मोरालिटी क्या होना चाहिए, मोरालिटी के हिसाब से क्या होना चाहिए, रिलीजन के हिसाब से क्या होना चाहिए, पॉलिटिक्स के हिसाब से क्या होना चाहिए, वो चीज़ हम लोग नहीं समझेंगे। हम लोग प्योर कर देंगे लॉ को, इसको छान छान के इसको मोरालिटी निकाल देंगे, रिलीजन निकाल देंगे, पॉलिटिक्स निकाल देंगे, और जो बच जाएगा लॉ वो बन जाएगा प्योर लॉ, वो बन जाएगा प्योर लॉ। उसी के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। ही बिलीव दैट मेनी लीगल थ्योरीज ऑफ हिज टाइम वेयर इम्प्योर। वो कहता है कि भैया अपने टाइम पे बहुत सारे जो लीगल थ्योरीज थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्योर थे, तो इस इम्प्योरिटीज़ को वो निकालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मोरालिटी को निकालो, रिलीजन को निकालो, पॉलिटिक्स को निकालो, इम्प्योरिटीज़ को निकालो, बिकॉज दे मिक्सड लॉ विद द एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। क्योंकि उसके टाइम पे उन्होंने, मतलब उसके टाइम पे उसके जो लीगल थ्योरीज थे, ठीक है, वो इम्प्योर थे क्योंकि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ मिलावट था उसमें, ठीक है। अच्छा, वो लीगल पॉजिटिविज्म के बारे में भी बात करता है। देखो, जॉन ऑस्टिन कैल्सन वॉज अ लीगल पॉजिटिविस्ट। ऑस्टिन भी लीगल पॉजिटिविस्ट था, कैल्सन भी लीगल पॉजिटिविस्ट था। दिस मीन ही फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट द लॉ इज, कि लॉ क्या है, रेदर देन व्हाट द लॉ शुड बी या फिर ऑट टू बी, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है हार्ट में। हमारे कैल्सन भैया भी सेम चीज को मानते हैं, ठीक है, सेम चीज को मानते हैं कि भैया लॉ को अलग रखो, लॉ को अलग रखो, और जो तुम सोच रहे हो जो होना चाहिए उस चीज को अलग रखो भाई मेरे, उस चीज को तुम अलग रखो, ठीक है। प्योरिटी के बारे में बात करता है। कैल्सन वांटेड टू कीप द स्टडी ऑफ लॉ प्योर बाय एक्सक्लूडिंग नॉन लीगल इन्फ्लुएंसेस सच एस मोरालिटी, सोशियोलॉजी एंड लीगल एनालिसिस। क्या इतना समझ में आ रहा है तुमको? प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के बारे में समझ में आ रहा है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर, बहुत ज़्यादा बवाल। नेक्स्ट देखो, अच्छा, कैल्सन जो है ना वो नॉर्मेटिव साइंस कहता है कि लॉ जो है वो एक प्रकार का नॉर्मेटिव साइंस है। अब नॉर्मेटिव साइंस को दो भाग में डिवाइड कर दो। नॉर्म वाला साइंस, नॉर्म का मतलब क्या होता है सर? नॉर्म का मतलब होता है रूल्स वाला साइंस। अब देखो और अच्छे से समझेंगे। कैल्सन डिस्क्राइब्ड दैट लॉ एज अ नॉर्मेटिव साइंस विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस से अलग है भाई, ये जो तुम्हारा न्यूटन का जितनी भी थ्योरीज है, ठीक है, उससे अलग है, समझ में? ग्रेविटी से अलग है भाई मेरे, ये नॉर्मेटिव साइंस है, लाइक फिजिक्स और बायोलॉजी। नेचुरल साइंस का मतलब होता है दिस डील्स विथ कॉज एंड इफेक्ट, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, वगैरह वगैरह। लेकिन जो लीगल साइंस है वो बात करता है नॉर्म्स का। लॉ ऑन द अदर हैंड डील्स विथ नॉर्म्स मतलब रूल्स दैट प्रेस्क्राइब्स हाउ पीपल ऑट टू बिहेव, कि कैसे पीपल बिहेव करना चाहिए, कैसे पीपल बिहेव करना चाहिए, ये रूल्स के हिसाब से बनता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बताता हूँ, ये है रास्ता में है जीब्रा क्रॉसिंग, तुमको रास्ता क्रॉस करना है, तुमको जीब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना होगा, राइट। इसलिए ट्रैफिक रूल्स में क्या है कि एवरी सिविलियन हु इज़ वॉकिंग, ठीक है, वॉकिंग नियर द रोड शुड क्रॉस द रोड यूजिंग जीब्रा क्रॉसिंग, राइट। तो ये क्या है? ये एक रूल है। इस रूल से क्या डिटरमाइन होता है? इस रूल से सिविलियंस के बिहेवियर्स को हम लोग कंट्रोल करते हैं कि सिविलियंस उछल उछल के रास्ता पार ना करे, वो जीब्रा क्रॉसिंग से ही पार करे। तो समझ में आ रहा है? रूल दैट प्रिस्क्राइब्स हाउ पीपल ऑट टू बिहेव, कि तुमको कैसे बिहेव करना चाहिए, उसके बारे में बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट स्टील का मतलब इज अ लीगल नॉर्म दैट डिक्टेट्स बिहेवियर, नॉट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचुरल फिनोमिना। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर मैंने दरवाजे के बाहर में लिख दिया डू नॉट स्टील, इसका मतलब क्या होता है? ये क्या मैंने तुमको फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन कर रहा हूँ? डू नॉट स्टील क्या है? नेचुरल कुछ है क्या? नेचुरल फिनोमिना है क्या? हाँ बताओ ना, नेचुरल साइंस है क्या? बताओ ना, नेचुरल साइंस है क्या? नेचुरल फिनोमिना है? नहीं। क्या फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन हो रहा है यहाँ पे? नहीं। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे लीगल नॉर्म्स है, मतलब रूल्स बनाया हम लोगों ने। हम लोग ये लिख के डू नॉट स्टील लिख के तुमको कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करे, तुमको हम बताने की कोशिश करें कि तुम ये बिहेवियर नहीं करोगे। तो लॉ जो है
ये बिहेवियर के ऊपर काम करता है, बिहेवियर को कंट्रोल करने के ऊपर काम करता है। समझ में आ रहा है? ये नेचुरल साइंस के बारे में बात नहीं करता, जैसे फोटोसिंथेसिस हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट स्टील इज अ लीगल नॉर्म दैट डिक्टेट्स बिहेवियर. It does not have a description of natural phenomena, right? In short, while natural science explains what is, legal science explains what ought to be according to the law. Natural science कहता है कि what is, for example, what is photosynthesis, ये है natural science. लेकिन हमारे जो लीगल साइंस है, इसका मतलब क्या होता है? What ought to be, कि क्या होना चाहिए, कैसे तुमको रोड क्रॉस करना है, कैसे तुमको बिहेव करना है, कैसे तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारा चीज़ लॉ के हिसाब से बनता है। ह्यूमन बिहेवियर्स को लॉ के हिसाब से हम लोग कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नॉर्म्स एंड सैंक्शंस। कैल्सन रिप्लेस द टर्म सैंक्शन विथ नॉर्म्स। ठीक है, कैल्सन ने रिप्लेस कर दिया वर्ड सैंक्शन विथ नॉर्म्स। सैंक्शन का मतलब क्या होता है? सैंक्शन का मतलब होता है तुमको फोर्स करना, ठीक है, एक पनिशमेंट देना। समझ में आ रहा है? जैसे कि मैं तुमको समझाता हूँ, ये रशिया एंड यूक्रेन का वॉर चल रहा है। यूएस ने बहुत सारा सैंक्शन लगा के रखा है रशिया के ऊपर। सैंक्शन का मतलब क्या होता है? पनिशमेंट देना भाई मेरे। क्या होता है? पनिशमेंट देना। लेकिन क्या रूल्स पनिशमेंट है? नहीं। नॉर्म्स क्या पनिशमेंट है? नहीं। तो कैल्सन सैंक्शन को मानता नहीं है, वो नॉर्म्स को मानता है। कहता है कि भैया सैंक्शन को हटाओ, नॉर्म्स को लेकर आओ। टू एम्फेसिस दैट लॉ इज अबाउट रूल्स नॉट पनिशमेंट। ठीक है। नॉर्म्स, these are rules that prescribes or forbids certain behaviors. For example, do not commit murder is a norm. ये क्या है? ये एक नॉर्म है। Do not commit murder, तुम मर्डर कमिट ना करो। या फिर do not steal, ये क्या है? ये एक प्रकार का बिहेवियर इंडिकेटर है। बिहेवियर इंडिकेटर कि तुमको कैसे बिहेव करना चाहिए। फिर है लीगल नॉर्म्स। दिस आर रूल्स दैट कम्स विथ सैंक्शंस, पेनल्टीज इफ वायोलेटेड। अगर तुमने वायोलेट किया तब जाके तुम्हारे ऊपर कुछ सैंक्शंस लगेंगे, पेनल्टीज लगेंगे। ठीक है, इसको हम लोग फिर भी सैंक्शन नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे लीगल नॉर्म्स, लीगल रूल्स। फॉर इंस्टेंस, इफ समवन कमिट्स मर्डर दे मे फेस इम्प्रिजनमेंट, राइट? तो ये क्या है? एक प्रकार का पनिशमेंट है, एक प्रकार का पेनल्टी है कि तुमने अगर मर्डर किया, जो मैंने मना कर रखा था तुमको, नॉर्म है लेकिन लीगल नॉर्म है, तुमने मर्डर किया तो तुमको पनिशमेंट मिलेगा। अगर नॉन लीगल नॉर्म है तो शायद तुम बच सकते हो। मॉरल नॉर्म्स, अनलाइक लीगल नॉर्म्स, मॉरल नॉर्म्स मतलब बी काइंड टू अदर्स। अगर मैं तुमसे बदतमीजी से बात करूं, क्या तुमको अधिकार है कि मुझको तुम जेल में डाल दोगे? हाँ बताओ ना, क्या ये समझ में आ रहा है भाई मेरे? तो मॉरल नॉर्म्स ये होता है कि भैया बी काइंड टू अदर्स, जो मॉरली राइट होना चाहिए। लेकिन क्या इसके लिए तुम मेरे को पनिश कर सकते हो? नहीं सर, नहीं हो सकता पनिशमेंट। तो कैल्सन focuses on norms, highlights that law is a system of rules designed to regulate behaviors. Law is a system of rules designed किया गया है किसके लिए? To regulate behaviors, backed by little bit of threats, जैसे कि sanctions, right? Backed by sanctions. Understood? Behavior को कंट्रोल करेंगे और सैंक्शन लगाएंगे अगर तुमने फॉलो नहीं किया। ठीक है, समझ में आ रहा है? हायरकी ऑफ नॉर्म्स मतलब कौन ऊंचा, कौन मिडिल, उसके बाद लास्ट में। देखो, कैल्सन viewed the legal system as hierarchy of norms, where each norms derives its validity from a higher norm. एक नॉर्म उसका खुद का वैलिडिटी उसके ऊपर वाले नॉर्म से डिराइव करता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि लोअर नॉर्म्स कौन से हैं? लोअर नॉर्म्स, दिस आर स्पेसिफिक रूल्स लाइक ट्रैफिक लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये लास्ट वाले नॉर्म्स है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कौन बनाता है? हाँ जी बताओ ना, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कौन बनाता है? ट्रैफिक लॉ को वैलिड कौन बनाता है? हायर नॉर्म, उसके ऊपर वाले जो रूल्स हैं वो वैलिड बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को, ट्रैफिक लॉस को वैलिड बनाते हैं। दिस आर मोर जनरल रूल्स लाइक द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया ना कि अगर तुम इस धरती पे रह रहे हो, मतलब इस ज़मीन पे, इस इंडिया, इस भारत पे रह रहे हो, तो तुमको उसके सारे नियम कानून मानना होगा। तो उस नियम कानून से एक नियम कानून है ट्रैफिक लॉस, जो तुमको मानना है। ठीक है, और एक है ग्रंड नॉर्म। ग्रंड नॉर्म क्या होता है मैं तुमको समझाता हूँ। ये एक बेसिक नॉर्म होता है जिससे सारे नॉर्म्स निकलते हैं, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन भी निकलता है। जैसे कि देखो, एट द वेरी टॉप ऑफ हायरकी इज द ग्रंड नॉर्म, बेसिक नॉर्म, जिसको हम लोग कहते हैं बेसिक नॉर्म, विच इज द अल्टीमेट फाउंडेशन ऑफ द लीगल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रैफिक लॉ, लोअर नॉर्म
इज वैलिड बिकॉज इट डिराइव्स फ्रॉम अ हायर नॉर्म, जो कि लेजिस्लेटिव एक्ट बनता है, राइट? मतलब ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के एक्ट्स वगैरह रहेंगे तब ना जाके तुम ट्रैफिक लॉ जो है फॉलो करोगे। और ये लेजिस्लेचर को पावर कौन देता है बनाने के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? विच इन टर्न डिराइव्ड इज वैलिडिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अल्टीमेटली फ्रॉम द ग्रांड नॉर्म। ठीक है, उसके बाद फाइनली जाके वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करता है अपना क्या, बताओ ना, अपना क्या, अपना पावर। और सर अच्छे से समझाओ, देखो, लोअर नॉर्म, हायर नॉर्म एंड ग्रैंड नॉर्म। ग्रैंड नॉर्म और हायर नॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन का मेंशन किया उन्होंने, ठीक है? लेकिन देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन जो बनता है ना, सुनो ना, कॉन्स्टिट्यूशन अगर तुम बना रहे हो तो उसके पीछे भी तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से। मतलब कैसे बनाओगे तुम, किस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, या फिर जो तुम्हारा मर्जी तुम कॉन्स्टिट्यूशन में लिख सकते हो? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन अगर जब बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, क्या उनने जो मर्जी वो लिख डाला क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए, राइट? उसको कहा जाता है मेन ग्रैंड नॉर्म, जो कि है बेसिक नॉर्म। समझ में आ रहा है? जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो करने के बाद तुम कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन तुम हायर नॉर्म में पकड़ सकते हो। अब देखो, ग्रैंड नॉर्म समझ में आ रहा है? तुम कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बनता है तुम्हारा ग्रैंड नॉर्म, जो कि है तुम्हारा बेसिक नॉर्म्स। और हायर नॉर्म क्या होता है सर? हायर नॉर्म होता है जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पार्लियामेंट में बहुत सारे एक्ट्स एंड लॉज बने, राइट? जिसका एक लॉ बना ट्रैफिक रूल्स, ठीक है? ट्रैफिक रूल्स का लॉ बना, जो कि है लोअर नॉर्म्स। तो ट्रैफिक रूल्स का जो नॉर्म है, लोअर नॉर्म है, ये अपना पावर कहाँ से लेता है? ये अपना पावर लेता है फ्रॉम हायर नॉर्म, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लेजिस्लेचर जो तुम्हारे एक्ट्स बनाते हैं, राइट? अब ये जो एक्ट वगैरह बन रहे हैं, ये अपने पावर कहाँ से लेते हैं? ये लेते हैं अपना पावर ग्रैंड नॉर्म से, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खुद भी अपना पावर कहाँ से लेता है? हाँ बताओ ना, जो एक्चुअली में रूल्स फॉलो किए गए फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? इतना समझ में आ रहा है सर? हाँ सर, बहुत बवाल हो रहा है सर, थोड़ा थोड़ा दिमाग के ऊपर से जा रहा है सर, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं सर, एक दो बार रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। ग्रैंड नॉर्म का डेफिनेशन देखो भाई मेरे यहाँ पे। बेसिक नॉर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन केल्सन्स थ्योरी। डेफिनेशन है, द ग्रैंड नॉर्म इज द हाईएस्ट एंड द मोस्ट बेसिक नॉर्म इन द लीगल सिस्टम। अब हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो ग्रैंड नॉर्म निकल के आता है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। इसको फॉलो करते हुए सारे बाकी लॉस, नॉर्म्स, रेगुलेशंस, रूल्स बनते हैं। समझ में आ रहा है? तो कॉन्स्टिट्यूशन एक क्या है बताओ? ग्रैंड नॉर्म है। नॉर्म इन द लीगल सिस्टम, जैसे तुम्हारे घर में ग्रैंड नॉर्म कौन है? बेसिक कंट्रोल किसके पास है? मम्मी के पास। तो वो मेन है, मम्मी के पास पावर है, उसके बाद मम्मी का पावर फादर में जाता है, फादर का पावर एल्डर सन में जाता है, एल्डर सन का पावर फिर जाता है मिडिल सन में, मिडिल सन का पावर जाता है फिर तुम्हारे सबसे छोटे वाले सन में, राइट? स्मॉलेस्ट, यंगेस्ट सन में। तो ऐसे पावर डिवाइड होता है। यंगर सन जो है वो अपना पावर कहाँ से लेता है? मिडिल वाले भैया से। मिडिल वाला भैया जो है वो अपना पावर जो है कहाँ से लेता है? एल्डर वाले भैया से। एल्डर वाला भैया जो है वो अपना पावर कहाँ से लेते हैं? फादर से। फादर अपना पावर कहाँ से लेते हैं? मम्मी से। तो मम्मी क्या है? मम्मी है हमारा ग्रैंड नॉर्म। समझ में आ रहा है? हाँ जी, एक लग रहा है ना कोई मतलब मल्टीवर्स चल रहा है, थेनोस वेनोस आएगा, इस प्रकार से वर्ड्स हैं, देखो ना, ग्रैंड नॉर्म। तो ठीक है, अच्छा। सिस्टम, इट इज़ द फाउंडेशन फ्रॉम विच ऑल अदर नॉर्म्स डिराइव देयर वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब द ग्रैंड नॉर्म डज नॉट डिराइव इट्स वैलिडिटी फ्रॉम एनी अदर नॉर्म, इंस्टेड इट्स वैलिडिटी इज प्री सपोज्ड, अज्यूम्ड। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा सुनो, पार्लियामेंट में तो बहुत सारे जो है डिबेट्स होते हैं, क्या कभी भी किसी के पास पावर था कि वो बोल पाए कि कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन गलत है? नहीं, क्योंकि हम लोग ये अज्यूम करके चलेंगे, प्री सपोज्ड मतलब प्री अज्यूम करके चलेंगे बाय सोसाइटी की कॉन्स्टिट्यूशन मेन है, इसके ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द ग्रैंड नॉर्म माइट बी द कॉन्स्टिट्यूशन इज वैलिड। ठीक है, जो बेसिक नॉर्म है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा वैलिड रहेगा, उसमें जो कुछ भी लिखा हो, ठीक है, वो हमेशा हमेशा के लिए वैलिड रहेगा।
उसके ऊपर कोई सवाल नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? सोशल एक्सेप्टेंस, द ग्राउंड नॉर्म इज शेप्ड बाय सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस। इट इज एक्सेप्टेड एज अ वैलिडिटी बाय सोसाइटी इवन दो इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय लीगल अथॉरिटी, एनी लीगल अथॉरिटी। ठीक है, तो सोसाइटी उसको वैलिड, कॉन्स्टिट्यूशन को सोसाइटी ने वैलिड माना तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन बना। समझ में आ रहा है? अच्छा, इन सिंपल टर्म्स, Grund norm is the starting point of the legal system, providing the ultimate basis for all the laws. Providing the ultimate basis for all the laws. अच्छा, लास्ट में देखेंगे की फीचर्स ऑफ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। सेपरेट करता है लॉ को, मोरालिटी को। नॉर्म्स का हायरकी बताता है, ग्रंड नॉर्म सबसे ऊपर होता है ये बताता है। सैंक्शन है नॉर्म्स के पीछे। लीगल नॉर्म्स आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉर्मल मॉरल नॉर्म्स बिकॉज दे कम विथ सैंक्शंस। ठीक है, तो लीगल नॉर्म्स अलग है, मॉरल नॉर्म्स अलग है। मॉरल नॉर्म्स के पीछे कोई सैंक्शन नहीं लगता, लेकिन लीगल नॉर्म्स के पीछे डेफिनेटली सैंक्शन लगेगा। तो ये हो गया तुम्हारा समरी। देखो समरी ये तुम्हारे लिए बनाया मैंने, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हेंस कर्सन प्योर थ्योरी ऑफ लॉ इज अ ग्राउंड ब्रेकिंग अप्रोच फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव सिस्टम। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लॉ एज साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव सिस्टम। की टेक अवेज इंक्लूड लॉ इज अ नॉर्मेटिव साइंस ऑब्वियसली, जो कि ऑट टू कहते हैं हम लोग, विच ऑट टू बी, जो कि डिफरेंट है फ्रॉम नेचुरल साइंस। हायरकी ऑफ नॉर्म्स देखते हैं, ग्रंड नॉर्म के बारे में जानते हैं। लॉ इज ए सेपरेट फ्रॉम मोरालिटी, इसके बारे में जानते हैं। एंड सैंक्शंस के बारे में जानते हैं कि लीगल नॉर्म्स है जिसके पीछे सैंक्शन लगेगा, एंड मॉरल नॉर्म्स है जिसके पीछे सैंक्शंस नहीं लगते। एग्जामिनेशन में ग्रंड नॉर्म के बारे में इस बार क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। आज का वीडियो जो है लगभग 1 घंटे तक हो रहा है, इसलिए मैं काट कूट के पकड़ लो 45 मिनट्स तो जाएगा ही। मैं ज़्यादा लंबा वीडियोस नहीं बनाता, सो दैट तुम लोग बोर न फील ना करो। ये 2 थ्योरी बहुत अच्छे से कर लेना है। ये मैं अटैच कर दूंगा सारे फाइल्स हमारे ग्रुप वगैरह पे। एंड हमारे बताओ ना क्या, हमारे एप्लीकेशन में ये सारा चला जाएगा। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना है, बहुत ब्यूटीफुली कर लेना है। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर प्लीज़ ड्रॉप योर डाउट्स एंड दिक्कत इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ सपोर्ट द चैनल, प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सबको शेयर करो, सबसे लाइक करवाओ, सबसे सब्सक्राइब करवाओ। एंड वी आर मीटिंग अगेन वेरी वेरी सून फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। एंड ये चैप्टर बहुत जल्दी ख़त्म कर लेंगे। हम लोगों ने CS एग्जीक्यूटिव में कंपनी लॉ का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर रखा है, जो कि है इंट्रोडक्शन टू द कंपनी लॉ। अब बहुत जल्द हम लोग बहुत बवाल एक चैप्टर कंटिन्यू करने वाले, जो कि वीडियो आने वाला है शायद आज के आज। तो आज के वीडियो में इतना ही भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग, गेस, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग एंड जय हिंद।